सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा में बहुत कम समय बचा है और जितना भी समय बचा है उसमें मॉडल पेपर और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो अधिक से अधिक मॉडल पेपर को सॉल्व करो। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज भी आप, ठीक है। तो यहाँ पर आज के हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर और हिस्ट्री से। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी लूनी में दाई किनारे से मिलती है? बताइए क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी लूनी में दाहिने किनारे से मिलती है? लूनी में दाहिने किनारे से मिलती है। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दिया है जोजड़ी, ठीक है। जोजड़ी, बताइए जोजड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी और जवाई। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देने वाली बात है, दाहिने किनारे से मिलती है, ये पूछा है यहाँ पर। तो कौन सी नदी मिलती है? जोजड़ी नदी। लूनी में दाई ओर से मिलने वाली जो एकमात्र नदी है वह है कौन सी? जोजड़ी नदी। जबकि लीलड़ी, मिठड़ी, इसके अलावा जवाई, गुइया, बांडी, सुकड़ी, शागी, ये जो सारी नदियां हैं ये मिलती है बाई ओर से, ठीक है। ये बाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं। जबकि जो जोजड़ी नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ से मिलती है? दाहिने ओर से मिलती है, लूनी में, ठीक है। और जोजड़ी नदी का जो उद्गम है ये होता है पुदलू गांव, नागौर से। और जोजड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी और जवाई, गुइया, बांडी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की सहायक नदियां। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़, अजमेर से होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कि दाहिने किनारे से मिलती है जोजड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए 2। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कि जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार राजस्थान में नदियों का अवरोही क्रम है। अवरोही किसे कहते हैं? बड़े से छोटे क्रम को। अवरोही क्रम क्या होता है? यानी बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर आपको देखना है। तो देख लीजिए क्या पूछा है कि जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम पूछा है, यानी बड़ा सा छोटा क्रम आपसे पूछा है। तो अगर देखा जाए तो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर जो सबसे बड़ी नदी है वह है बनास, और बनास के बाद आती है लूनी, और लूनी के बाद आती है चंबल, और चौथे नंबर पर आती है माही, जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ये है जल ग्रहण। अगर जल ग्रहण के अनुसार आपसे पूछा जाए, जल ग्रहण के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है बनास, और बनास के बाद आती है लूनी, और लूनी के बाद आती है चंबल, और चंबल के बाद आती है माही नदी। लेकिन अपोवा क्षेत्र के अनुसार भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अपोवा क्षेत्र के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि अपोवा क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम जमाइए। तो क्या करोगे फिर? अपोवा क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल, और चंबल के बाद फिर आती है लूनी, लूनी के बाद आती है माही, और माही के बाद आती है साबरमती, और फिर आती है बनास, अपोवा क्षेत्र के अनुसार। तो चंबल, लूनी, माही, साबरमती और बनास ये आती है अपोवा क्षेत्र के अनुसार। अपोवा क्षेत्र के अनुसार ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम, ठीक है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। या तो अपोवा क्षेत्र के अनुसार पूछा जा सकता है या फिर जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार। तो यहाँ पर तो यही पूछा है, जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार राजस्थान में नदियों का अवरोही क्रम है। तो बनास, लूनी, चंबल और माही, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए कि असंगत है, यहाँ पर आपको नदी दी गई है और क्या दिया गया है? उद्गम दिया गया है। तो देख लीजिए, जो रूपारेल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से, बिल्कुल बात सही है। शाबी नदी का जो उद्गम है ये होता है सेवर की पहाड़ी से।
और मेंथा नदी का जो उद्गम है यहाँ पर देख रखा है कोटड़ी गांव, बिल्कुल गलत है। जो मेंथा नदी है इसका उद्गम स्थल बताइए कहाँ से होता है, कहाँ से होता है मेंथा नदी का उद्गम स्थल, क्या है, मनोरपुरा की पहाड़ी। मेंथा नदी का जो उद्गम है वे मनोरपुरा की पहाड़ी, जयपुर, ठीक है। इसके अलावा जो रूपनगढ़ नदी है इसका उद्गम होता है किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर असंगत पूछा गया है तो हमारा जो राइट आंसर है वे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। मेंथा नदी का उद्गम स्थल क्या है, मनोरपुरा की पहाड़ी, जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करें इसे। एपीकल्चर, एपीकल्चर यानी क्या होता है, एपीकल्चर यानी मधुमक्खियों का पालन, क्या होता है, एपीकल्चर का अर्थ होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। और विटीकल्चर आप सभी जानते हैं अंगूर की खेती को कहा जाता है 2 और 3, ठीक है। सिल्वी जो कल्चर है ये कहा जाता है वन संरक्षण एवं संवर्धन को, ठीक है। और सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन से। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन दूसरा ऑप्शन, विटीकल्चर यानी अंगूरों की खेती तीसरा ऑप्शन, और सिल्वीकल्चर का होता है वन संरक्षण और संवर्धन चौथा ऑप्शन, और सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर आपको है जो कि एक सेंटेंस में भी दिया जा सकता है ये क्वेश्चन बनाकर कि सेरीकल्चर का अर्थ क्या होता है, रेशम कीट पालन, या फिर सिल्वीकल्चर क्या होता है, या फिर एपीकल्चर क्या है, या फिर विटीकल्चर क्या है, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए कि राजस्थान का प्रथम जैविक गांव है, क्या पूछा है, राजस्थान का प्रथम जैविक गांव कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए क्या करने वाले हैं, फटाफट दीजिए आंसर कि राजस्थान का प्रथम जैविक गांव है कौन सा, दादिया, दादिया गांव, जयपुर। ये राजस्थान का प्रथम जैविक गांव है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताइए 6 कि निम्न में से किसे पीला सोना के नाम से जाना जाता है, पीला सोना, पीला सोना के नाम से किसे जाना जाता है। भाई जो अफीम ऑप्शन दे रखा है इसे तो काला सोना के नाम से जाना जाता है, अफीम को, ठीक है, अफीम को जाना जाता है काला सोना। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, पीला सोना के नाम से जाना जाता है तो जोजोबा, क्या जाना जाता है, जोजोबा, और जोजोबा बोल सकते हैं या फिर इसको होहोबा भी बोल सकते हैं, जोजोबा या होहोबा। और ये मूल रूप से कहाँ का पौधा है, अमेरिका का मरुस्थलीय पौधा है। और राजस्थान में सर्वप्रथम ये लाया गया था इजराइल से, कब लाया गया था, 1965 में, कहाँ पर, काजरी अनुसंधान यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान में लाया गया था 1965 में, ठीक है। तिलहन, तिलहन को जाना जाता है पीली क्रांति, ये पीली क्रांति के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है, तो तिलहन, ठीक है। या फिर नीली क्रांति के रूप में कौन सा क्रांति जानी जाती है, तो मत्स्य पालन, या फिर सोयाबीन, सोयाबीन को कहते हैं चमत्कारी फसल, ठीक है, चमत्कारी फसल। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि चमत्कारी फसल कौन सी फसल कहलाती है, तो सोयाबीन। और सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वे कौन से क्षेत्र में होता है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बताइए भाई कि राजस्थान में मिर्च मंडी कौन से जिले में स्थापित है, मिर्च मंडी कहाँ पर है ये मिर्च मंडी, 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिए। भाई जयपुर में तो कौन सी मंडी है, टमाटर मंडी, जयपुर, यहाँ पर है टमाटर मंडी जयपुर में, ठीक है। और टोक में है मिर्च मंडी, ठीक है, मिर्च मंडी के बारे में ही पूछा गया है यहाँ पर। तो मिर्च जो मंडी है ये है टोक जिले में, राइट आंसर बी ऑप्शन। जबकि जोधपुर जिले में है जीरा मंडी, जीरा मंडी। इसके अलावा जो जीरा मंडी है वो एक और है मेड़ता नागौर में, ठीक है, जोधपुर में भी है, मेड़ता नागौर में भी जीरा मंडी है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में तो आप सभी जानते हैं कौन सी मंडी है, अमरूद मंडी, कौन सी मंडी, अमरूद मंडी, ठीक है, अमरूद मंडी ये है सवाई माधोपुर जिले में स्थित, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई कि निम्न फसलों में से तिलहन फसल है,
तिलहन की फसल पूछी गई है आपसे। देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या करने वाले हैं? निम्न फसलों में से तिलहन, क्या पूछा है? तिलहन फसल है कौन सी? अलसी। राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं उसमें से देखना है कि आप कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं, कितने रॉन्ग। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी का आकलन अभी ही हो जाएगा। तो जो अलसी है ये कैसी फसल है? तिलहन की फसल। और अगर मैं आपसे पूछूं जो ये अलसी है ये खरीफ की फसल है या फिर रबी की फसल, बताइए कि अलसी कैसी फसल है? ये है रबी की फसल। कैसी फसल है? रबी की फसल। और रबी की जो फसल है ये बोई जाती है कब, बताइए? रबी की फसल कौन से माह में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और काटी जाती है मार्च अप्रैल में। जबकि जो अरहर है या फिर रागी है, ज्वार है, ये कैसी फसल है? अरहर, रागी और ज्वार ये है खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होने वाला है? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान में दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ प्रस्तावित है। क्या पूछा है? दूसरा। ध्यान देने वाली बात क्या है? क्या पूछ रहे हैं कि दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ प्रस्तावित है? तो यह है बीकानेर में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। और फर्स्ट मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर में। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मेगा फूड पार्क ये कहाँ पर है? तो ये है रूपनगढ़। कहाँ पर है ये? रूपनगढ़ अजमेर में। ठीक है, या फिर एग्रो फूड पार्क के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्रो फूड पार्क ये कहाँ पर है? तो जोधपुर में है एग्रो फूड पार्क। इसके अलावा कोटा में है और इसके अलावा श्री गंगानगर में। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में है, कोटा में है और श्री गंगानगर में है। जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि मेगा फूड पार्क, तो जो फर्स्ट मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ अजमेर में है और दूसरा मेगा फूड पार्क है बीकानेर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ही तो पूछा गया है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो तो ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया। क्या पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था सूरतगढ़ श्री गंगानगर। कहाँ पर? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, 1956 में ये स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। कब स्थापित किया गया था? 1956 में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ श्री गंगानगर। जबकि सेवर जो भरतपुर है इसमें है राष्ट्रीय शस्यों अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राष्ट्रीय शस्यों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। जिसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो तबीजी अजमेर में है इसमें राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो तबीजी अजमेर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 2000 में। ठीक है, क्लियर? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है जिसकी स्थापना की गई थी 2000 में। और जो वल्लभ नगर उदयपुर है यहाँ पर है ज्वार अनुसंधान केंद्र। कौन सा केंद्र है? ज्वार अनुसंधान केंद्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, परीक्षा में छप सकता है क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, बताइए कि रज्जववाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? क्योंकि जो आपको यहाँ पर फैक्ट्स करवाए जा रहे हैं ना, क्वेश्चन यहाँ से ही छपने वाले हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं वो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, रज्जववाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? कौन से पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है रज्जववाणी ये है दादू पंथ से
संबंधित। और जो दादू पंथ है इनकी जो कुल शाखा है, दादू पंथ, इनकी जो शाखाएं हैं वे कितनी है? कुल 5 शाखा। ठीक है, 5 शाखाएं इनकी। कौन कौन सी शाखाएं? शाखाएं के नाम बताइए। एक तो है खालसा। कौन कौन सी शाखा है? खालसा है। इसके अलावा खाकी, विरक्त। ठीक है, खालसा, खाकी, विरक्त। इसके अलावा उत्तरादे। कौन सी? उत्तरादे। और इसके अलावा एक शाखा और बच रही है, बताइए कौन सी? नागा, नागा शाखा। अब यहां से क्वेश्चन ये बनकर आ सकता है, संस्थापक भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो खालसा जो शाखा है इसके संस्थापक का नाम बताइए। आप मुझे क्या करोगे? खालसा जो शाखा है इसके संस्थापक का क्या नाम है? संस्थापक, यहाँ पर अपन देख रहे हैं संस्थापक। इसके संस्थापक का क्या नाम है? गरीबदास जी। ठीक है, खालसा संप्रदाय के जो संस्थापक है इसका नाम है गरीबदास जी। या फिर पूछा जा सकता है जो खाकी है इसके संस्थापक कौन है? तो रज्जब जी। कौन है? रज्जब जी। ठीक है, और जो तीसरी शाखा है विरक्त, तो इसके कोई संस्थापक नहीं है, ये विरक्त है। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तरादे शाखा है इसके जो संस्थापक है वे हैं बनवारी दास। कौन है? बनवारी दास। और संस्थापक भी पूछा जा सकता है कि उत्तरादे जो शाखा है इसके संस्थापक का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन छप सकता है। इसके अलावा जो नागा शाखा है इसके जो संस्थापक है वो आप सभी जानते हैं सुंदरदास जी हैं। ठीक है, सुंदरदास जी। और हमारा तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि रज्जब वाणी के संप्रदाय से संबंधित है तो दादू से। और दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 में अहमदाबाद गुजरात में। अकबर से प्रथम मुलाकात 1585 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताइए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछा है कि कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? क्या है ये? भाई राजस्थानी आभूषण थोड़ा ना ये। ठीक है, राजस्थानी आभूषण नहीं है ये। ठीक है, और ना ही ये लोक नृत्य है और ना ही ये लोक नाट्य है। कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है? एक लोकगीत है राजस्थान के। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा भी ऑप्शन हो जाएगा। और लोकगीतों को जनता की भाषा किसने बताया है? तो वो बताया है महात्मा गांधी ने। या फिर पूछा जा सकता है कि लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा बताया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बताइए कि गरासियों द्वारा किए जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा नृत्य है गरासियों का जिसमें वाद्य यंत्र का ही प्रयोग नहीं होता है? तो पहले देख लेते हैं गरासियों का प्रमुख जो नृत्य है इनमें से कौन सा है? जो घुड़ला नृत्य है तो मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। कौन से क्षेत्र का? मारवाड़ क्षेत्र का। ठीक है, और इसके अलावा जो वागड़िया और जो संक्रिय नृत्य है ये कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये कालबेलियाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। बच्चों ऑप्शन वालर नृत्य, यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जो वालर नृत्य है ये कहलाता है गरासियों का घूमर। पूछा जा सकता है कि गरासियों का घूमर कहलाता है। गरासियों का घूमर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? और इस नृत्य में किसी प्रकार के कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसा नृत्य है ये? युगल नृत्य है, यानी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है वालर नृत्य। और इसमें पुरुषों द्वारा हाथ में छाता और तलवार लेकर किया जाता है नृत्य। ठीक है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका ही तो चेंज किया जाता है। ठीक है भाई, ऐसे तो हो सकता नहीं है जैसे परीक्षा में क्वेश्चन छपा है वैसे के वैसे वो आपको वहां पर दे देगा, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करेगा। ठीक है, बताइए क्या कहा जाता है? नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। और पिछवाई का संबंध कहाँ से है? नाथ द्वारा राजसमंद जिले से है। पिछवाई का संबंध है नाथ द्वारा राजसमंद से। अब ये बताइए जो पिछवाई है ये क्या है? किसे कहते हैं पिछवाई? क्या होती है पिछवाई? कि कपड़े या पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण के क्या किए जाते हैं? चित्रों का अंकन किया जाता है, उसे कहते हैं पिछवाई। ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगे रहते हैं
उन पर भी है जो कि चित्रों का अंकन किया जाता है, जिसे कहते हैं पिछवाई। और पिछवाई का संबंध है नातों द्वारा रास संबंध से। जबकि जो लेहरिया होता है, लेहरिया तो कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। लेहरियों में इस प्रकार से धारी होती है, ठीक है, इस प्रकार की धारियां होती है लेहरियों में, इस प्रकार की धारी होती है लेहरिये में। ये इस टाइप का होता है लेहरिया, तो देखा भी होगा आपने, ठीक है, जो ओढ़ा जाता है, ठीक है, इसमें धारियां होती है। और जो बड़ी ठणी है, बड़ी ठणी का तो आप सभी जानते हैं, एक प्रसिद्ध चित्र है जिसका संबंध है किशनगढ़ चित्रकला शैली से, ठीक है। बड़ी ठणी ये कहाँ का चित्र है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र। और इसका चित्रकार कौन था, निहाल चंद। और निहाल चंद किसका दरबारी विद्वान था, सावन सिंह का। और बूंदी में चित्रकला का, सॉरी, किशनगढ़ में जो चित्रकला का स्वर्णकाल है वे सावन सिंह के काल को कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, बताइए भाई। यहाँ पर आपको चित्रकारों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, कि मुकुंद चंदूलाल मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे। और यहाँ पर चित्रकला शैली के नाम आपको दिए गए हैं। बताइए क्या करने वाले हैं, फटाफट आंसर दीजिए, क्या करोगे, बीकानेर। राइट आंसर बी ऑप्शन। जबकि अगर पूछा जाए आपसे कि मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, नाम बताइए कोई दो चित्रकारों का। एक का नाम है साहिबदीन, क्या नाम है, साहिबदीन। इसके अलावा मनोहर, मनोहर और नसरुद्दीन, ये कहाँ के चित्रकार हैं, मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है। या फिर जयपुर शैली के चित्रकारों का नाम भी आपको दिया जा सकता है, जैसे कि गोपाल, उदय, या फिर हुक्मा, या फिर मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो जयपुर चित्रकला शैली से है, ठीक है। चित्रकारों के नाम जरूर दिए जा सकते हैं। या फिर अलवर शैली के कोई प्रसिद्ध दो चित्रकारों के नाम बताइए आप मुझे, अलवर शैली के कोई प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम, कोई दो नाम बता दीजिए। नंदराम, नंदराम है, इसके अलावा बख्शाराम, छोटे लाल और जमनादास, ठीक है। इनका संबंध है अलवर चित्रकला शैली से। जो बीकानेर चित्रकला शैली है ये एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें हस्ताक्षर भी किए जाते थे चित्रों के नीचे, ठीक है। चित्र बनाए जाते थे और चित्रों के नीचे फिर क्या किए जाते थे, हस्ताक्षर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बताइए कि राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया, कौन से क्षेत्र के लिए। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है, ब्लू पोट्री से। और ब्लू पोट्री कहाँ का परंपरागत शिल्प है, जयपुर का। और लेकर कौन आया था, मानसिंह प्रथम। और ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास है वह राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ था। यानी ब्लू पोट्री का जो स्वर्ण काल है वह राम सिंह द्वितीय के काल को माना गया है, लेकिन लेकर आया था मानसिंह प्रथम, ठीक है। तो जो ब्लू पोट्री है इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे हैं कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मीनाकारी, इस जो ये मीनाकारी कला है इसका संबंध भी जयपुर से है। और मीनाकारी की कला को लेकर आए थे मानसिंह प्रथम, ठीक है। और मीनाकारी की जो कला है इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम बताइए, तो उनका नाम था भाई कुदरत सिंह, ठीक है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से है, तो मीनाकारी कला से। और कुदरत सिंह को 1988 में, कब, 1988 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में सम्मानित किया गया। थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ जिले से। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है महेश राज सोनी। और जो महेश राज सोनी हैं इन्हें 2015 में, कब, 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2015 ये
2015 में, ठीक है। इसके अलावा उस्ता कला का संबंध कौन से जिले से है? बीकानेर से है। और उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है हिशामुद्दीन। क्या नाम है? हिशामुद्दीन। और हिशामुद्दीन को बताइए पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है कि उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हिशामुद्दीन को पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? फिर वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इनको जो कि उस्ता कला के लिए हिशामुद्दीन को 1986 में, कब? 1986 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रट लीजिए, ठीक है, ये रटने वाली चीजें हैं, रट लीजिए ने, क्वेश्चन छप सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि घटनाओं का कालानुक्रम है। घटनाओं का कालानुक्रम पूछा गया है आपसे। यहाँ पर घटनाएं दी गई है। सबसे पहले बताइए कि जो डाबड़ा कांड है ये कब हुआ था? पहले तो पता होना चाहिए ना कब हुआ था, तभी तो जमाओगे आप इसको। बताइए डाबड़ा कांड ये कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को, ठीक है। उसके फिर दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है नीमू चना कांड। तो नीमू चना जो कांड है ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को। पहले यहाँ पर डेट लिख लो, 14 मई 1925 को, फिर जमाएंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा चंडावल की जो घटना है ये कब हुई थी? 28 मार्च। कब हुई थी? 28 मार्च 1942 को, ठीक है। और मानगढ़ पहाड़ी जो हत्याकांड है ये हुआ था बांसवाड़ा में। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। अब जमाइए इसे। सबसे पहले कौन सी घटना हुई देख लीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। ये हुई थी 17 नवंबर 1913 को, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर तो 3 आ रहा है, कट हो गया, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया, ठीक है। पहले हुई थी कौन सी घटना? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, और ये हुई थी 17 नवंबर 1913 को। फिर दूसरे नंबर पर बताइए कौन सी घटना हुई? नीमू चना कांड 14 मई 1925 को, ठीक है, दूसरे नंबर पर, दूसरा ऑप्शन। और फिर उसके बाद हुई थी चंदावल की घटना 28 मार्च 1942 को, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। और फिर हुई थी डाबड़ा कांड 1947 में, 13 मार्च 1947। तो ये इसका सही क्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है। तो डेट और सन याद होने चाहिए आपको कि डाबड़ा कांड कब हुआ, या फिर नीमू चना कांड कब हुआ, या फिर डाबड़ा जो कांड है इसका संबंध कौन सी रियासत से है? बताइए, ये जो डाबड़ा कांड है इसका संबंध कौन सी रियासत से है? ये भी तो पूछा जा सकता है। तो मारवाड़ से। डाबड़ा कांड का संबंध है मारवाड़ से, ठीक है। नीमू चना कांड का संबंध है अलवर से। कहाँ से? अलवर से। और चंडावल की जो घटना है इसका संबंध भी मारवाड़ से है। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड का संबंध आप सभी जानते हैं बांसवाड़ा जिले से है, जिसमें 1500 भील क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, ठीक है। 17 नवंबर 1913 को ये घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 18 कि निम्न में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? 1857 की क्रांति के समय जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मैकमोहन। वो कौन से युद्ध में मारा गया? 4 ऑप्शन से फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या करने वाले हैं? राइट आंसर ए ऑप्शन, चेलावास। और जो चेलावास का युद्ध है ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को, ठीक है। और चेलावास का जो युद्ध है ये किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मैकमोहन के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? मैकमोहन क्या होता है? मारा गया। मैकमोहन क्या होता है? उसमें मारा गया इस युद्ध में। और मैकमोहन का जो सिर है वे काट कर कहाँ लटका दिया गया था? आवा के किले पर, पाली में, ठीक है। और बिथोड़ा का जो युद्ध, सॉरी, चेलावास का जो युद्ध है ये कहाँ पर हुआ था? पाली में, ठीक है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कब हुआ था, वे किन के बीच में हुआ था ये चेलावास का युद्ध, ठीक है। और इसमें कौन मारा गया था, ठीक है। ये 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट का नाम भी पूछा जा सकता है। जबकि जो नीमच है, नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 1857 को, ध्यान रख लीजिए।
नीमच में क्रांति होती है 3 जून 1857 को। और नशीराबाद, राजस्थान में जो सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत है वो होती है नशीराबाद में, और कब होती है? 28 मई 1857 को। सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ पर होती है? नशीराबाद में, 28 मई 1857 को सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बना कर दिया जा सकता है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर फैक्ट्स करवाए जा रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिक करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बताइए कि भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? भूप सिंह, ये भूप सिंह किसका नाम था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह जो पथिक है इनका ही दूसरा नाम था भूप सिंह, विजय सिंह पथिक। और जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को, किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। और इनके द्वारा कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व। और ये बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये 1897 से लेकर 1941 तक चलता है, यानी कुल मिलाकर ये 44 वर्ष तक चलता है। राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसके जो जनक थे वे साधु सीताराम दास थे, और विजय सिंह पथिक के द्वारा द्वितीय चरण में इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपको प्रजामंडल दिए गए हैं। प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित करे कि बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना, इसके जो संस्थापक हैं वे कौन है? बताइए फटाफट। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक का नाम कौन है? मगाराम। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। किसके द्वारा? मगाराम वेद के द्वारा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा जो जैसलमेर प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वे की गई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। इसके संस्थापक थे मीठालाल व्यास। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1945 में। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, संस्थापक थे कृष्णदत्त पालीवाल, और स्थापना की गई थी इसकी 1936 में। ठीक है, या फिर बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1943 में। क्लियर? ठीक है, कि बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे या फिर बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वे 1936 में मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। चौथा ऑप्शन। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा, तीसरा ऑप्शन। और धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कृष्णदत्त पालीवाल, दूसरा ऑप्शन। और बांसवाड़ा प्रजामंडल के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या तो स्थापना भी पूछी जा सकती है या फिर संस्थापक। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।